हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो अभी युवान के मेंशन में थी, और वहीं युवान की बातें सुन सुन करके उसका दिमाग फटा जा रहा था, क्योंकि युवान जिस फीलिंग के साथ उससे बात कर रहे थे, उसकी छठवीं इंद्रियों ने उसे पहले ही इतला कर दिया था कि युवान की बातों में कुछ ना कुछ तो घनचक्कर है, जिसे सुन सुन करके आशी खुद से ही कहती है, ये मेरे जैसे कैरेक्टर की लड़कियों पर इतनी अट्रैक्शन कैसे, और वो भी इतनी जल्दी। मुझे तो लगा था कि लड़कों को वैसी लड़कियां पसंद आती जिनके बाल लंबे होते होंगे, जिनके अदाएं अच्छी होती होंगी। मेरे अंदर क्या खासियत है, और इतनी अच्छाई मेरे घर वालों को मुझ में क्यों नहीं नजर आती। कोई मेरे घर वालों को भी जा कर के बताओ कि मैं सच में अच्छी लड़की हूँ और निठल्ली नहीं हूँ मैं। आशी जाके खुद से कहती है, बेटा यहाँ से निकल ले, वरना जिस तरह से ये तुझे देख रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे प्रपोज वपोज कर दे। एक से तो मेरा पीछा पहले छूट नहीं रहा, अब ये दूसरे को भी झेलना पड़ेगा। आशी यहाँ से निकल ले। और वो तुरंत ही युवान को टाटा बाय करते हुए वहां से भाग निकलती है। वो जैसे ही युवान के मेंशन से बाहर निकली थी, आर्यांश की नज़र आशी पर पड़ती है, और अब जाकर के उनके दिमाग को थोड़ा सा राहत मिला था। को अपनी निगाहें छोटी करके एक बार घूरते हैं और अपने लेफ्ट साइड में रखे एक्वेरियम की तरफ देखते हैं, जहां पर अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने काव्या के फ़ोन को तोड़ करके अंदर डाल दिया था। वो फिर से अपने चेहरे को घुमा करके स्क्रीन की तरफ देखते हैं और आशी को देखते हुए कहते हैं, आज रात मुलाकात होगी तुमसे। पहली और आखिरी वार्निंग दूंगा तुम्हें, अगर मानी तो ठीक, वरना तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। जहाँ एक तरफ आर्यांश के दिमाग में युवान और आशी को लेकर के जेलस फील हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ आशी के दिमाग में युवान से ज्यादा युवान की कही हुई बातें होते हुए वो पूरे टशन से अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा स्माइल करते हुए सोचती है, वैसे जिसे मैं इतना स्टूपिड, इतना बेकार और इतना घटिया इंसान समझ रही थी, उसका दुश्मन भी उसकी इतनी तारीफ कर रहा है। कुछ तो बात होगी उनमें। और यही सोचते सोचते वो हल्का सा मुस्कुराती है और ऑटो के लिए अपना हाथ दिखाने लगती है। थोड़ी देर में एक ऑटो जो कि उसके पास ही आकर के रुकता है और आशी को देखकर पूछता है, कहाँ जाना है मैडम। आशी जो उस ऑटो वाले को अपने घर का एड्रेस बताती है और ऑटो के अंदर आकर के बैठ जाती है। ऑटो चलना शुरू होता है और ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर पड़ने लगती हैं, होना शुरू हो गए। वहीं आशी के बाल भी अब धीरे धीरे लंबे होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उसके बाल उड़ते उड़ते उसके मुंह की तरफ आ जाते हैं। आशी जो बिल्कुल मूवी के कैरेक्टर की तरह अपने बाल को पीछे करती है और अपने हाथ को अपने गाल पर रखती है और कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है। उसके आशी के दिमाग में इस वक्त लगातार आर्यांश के बारे में ही बातें चल रही थी। युवा ने जिस तरह से आर्यांश के बारे में उससे तारीफ की थी, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके दिमाग में बहुत गहरा पड़ रहा था। आशी उस पहले दिन को याद करती है जब फर्स्ट टाइम वो आर्यांश को देखी थी। फ्लैशबैक में आशी जो अपने घर के अंदर आ ही रही होती है कि तभी उसके बगल से कोई एक लंबा चौड़ा शख्स जो कि उन्हीं के घर के अंदर जाने लगता है और आशी के बाजू उस इंसान के बाजू से टकरा जाता है। आशी जो गुर्राते हुए कहती है, अरे क्या है यार, ये तो मेरे घर में घुसे आ रहे, ऊपर से दिखाई भी नहीं दे रहा। वही वो शख्स जैसे ही पीछे मुड़ करके आशी की तरफ देखता है, आशी एकदम से भौचक्का होते हुए कहती है, आप तो हमारे यहाँ के एमएलए हैं ना। वो शख्स जो अपने सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी सही कहा आपने। आशी जो कहती है, अच्छा इसीलिए पीछे इतनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ हैं। ओह माय गॉड। आशी जो कहती है, क्या हो गया सर, आप यहाँ कैसे। आर्यांश जो कहते हैं, अंदर आओ, खुद पता चल जाएगा। और ये बोल करके आर्यांश जी जो आगे की तरफ निकल जाते हैं। वहीं आशी जो खुद से ही कहती है, वोट मांगने आए होंगे, और क्या करने आएंगे, वो भी मेरे घर पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पापा की इन लोगों से। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है। अगर पापा से इन लोगों की अच्छी खासी जान पहचान होगी तो मेरा कैफ़े शॉप बनने में थोड़ी बहुत तो आसानी हो ही जाएगी। और यही सोच करके वो पूरे टशन में खुश होते हुए अंदर की तरफ आ ही जाती है। वहीं निर्मला जी, सुधांशु जी जो सुरभि जी और सौरभ जी से बात कर रहे थे, सुरभि जी जो लगातार उन लोगों की खातिरदारी में लगी हुई थी, वहीं जैसे ही आर्यांश जी अंदर आते हैं, सुरभि जी तुरंत ही खड़े होते हुए कहती हैं, आइए आइए बेटा। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको मंत्री जी बोलूं या बेटा। आर्यांश जो कहते हैं,
उम्र में आपके बेटे जैसा ही हो, तो बेहतर होगा कि आप बेटा ही बोले। वहीं आशी भी तुरंत ही आकर के सोफा पर बैठते हुए कहती है, हाँ हाँ बेटा ही बोलो, आपसे जान पहचान होगी ही ना। और वैसे भी जान पहचान के लोगों को उनके पोस्ट से थोड़ी ना बुलाया जाता है ना। और ये बोल करके वो निर्मला जी और सुधांशु जी को देखने लगती है। निर्मला जी उस लड़की को देखकर कहती हैं, हाँ अच्छा, हाँ बात तो सही है। वैसे ये कौन है? वो सुरभि जी से पूछती हैं। सुरभि जी जो एम्बेरसमेंट में कहती हैं, ये। आशी जो कहती है, इन्हीं दोनों लोगों की प्रोडक्ट हूँ। आप लोग बता क्यों नहीं रहे? वो पूरे टशन में आराम से बात कर रही थी। वहीं सुरभि जी जो खुद से ही कहती हैं, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, ये रिश्ता भी लगता है हाथ से जाएगा। और वो धीरे से सौरभ जी से कहती हैं, आप कुछ बात को संभालिए, तब तक मैं आशिक को लेकर के ऊपर जाती हूँ ताकि तैयार करके इसे नीचे ले आ पाऊँ। और ये बोल करके वो आशी से कहती हैं, बेटा ज़रा तुम ऊपर चलो मेरे साथ। निर्मला जी और सुधांशु जी जो आशी को देखे जा रहे थे। वहीं आशी जो कहती है, क्यों? सुरभि जी जो कहती हैं, मैंने कहा ना चलो। और ये बोल करके वो उसका हाथ पकड़ती हैं और थोड़ा ज़बरदस्ती करते हुए उसे ऊपर लेते जाती हैं। आशी जो कहती है, अरे यार मम्मी, इतना अच्छा नाश्ता रखा था, थोड़ा सा तो खा लेने देती। सुरभि जी जो कहती हैं, नाश्ता ही खाते रह जाओगी तुम और खा खा करके मोटी हो जाओगी। आशी जो कहती है, मम्मी आपको पता नहीं है, आपकी बेटी जितना खाती है उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करती है। और आपको पता है आज क्या हुआ? जैसे ही वो अपनी बातें शुरू करने वाली होती है, सुरभि जी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, जल्दी से अपना क्लोजेट खोलो और कोई ट्रेडिशनल कपड़ा निकालो। आशी जो कहती है, मेरे क्लोजेट में ट्रेडिशनल कपड़ा? नामुमकिन। सुरभि जी जो कहती हैं, चुपचाप से क्लोजेट खोलो, मैं भी ढूंढती हूँ। आशी जो कहती है, अरे यार तुम भी ना बात नहीं समझती हो। और ये बोल करके वो तुरंत ही क्लोजेट खोलते हुए कहती है, लो देख लो, कुछ नहीं है। वहीं सुरभि जी जैसे ही उसका क्लोजेट देखती हैं, उन्हें एक सूट मिलता है और वो तुरंत ही आशी से कहती है, तुरंत पहनो इसे। आशी जो कहती है, हैं मैं क्यों पहनूं इसे? आज दिवाली है और मैं तो दिवाली के दिन भी कुर्ता पहनना पसंद करती हूँ, ये सूट वूट नहीं पहन रही मैं। सुरभि जी जो कहती है, एक थप्पड़ लगाऊंगी अभी, चुपचाप से पहनो इसे। आशी जो कहती है, मम्मी यार डांटो नहीं यार, मम्मी क्यों पहना रही हो, नहीं पहनना, गर्मी हो रही है। सुरभि जी जो कहती हैं, नीचे एसी लगा है ना, वहीं पर जाकर के बैठना है। आशी जो कहती है, अच्छा, अरे यार ज़रूरी है क्या? सुरभि जी जो कहती है, नाश्ता करना है कि नहीं? आशी जो कहती है, हाँ समझदार हो तुम, मतलब लालच दे करके काम करवाना आता है तुम्हें, ठीक है जाती हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से बाथरूम से कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। वही सुरभि जी उसको हल्का फुल्का तैयार करते हुए कहती हैं, चलो ठीक लग रही हो, अब तुम्हारे पास कोई लिपस्टिक है? आशी जो कहती है, क्या फालतू बकवास कर रही हो, लिपस्टिक क्या करूँगी मैं, शादीशुदा थोड़ी ना हूँ। सुरभि जी जो कहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लिपस्टिक सिर्फ शादीशुदा लड़कियों के पास हो, बगल में काव्या को देखा है तुमने, उसके पास कितने शेड्स की लिपस्टिक रहती है। आशी जो कहती है, नहीं मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको पता है ना। सुरभि जी जो कहती हैं, बेड़ा गर्क है तुम्हारा, पता नहीं कहाँ से लड़की पैदा हो गई हो। आशी जो कहती है, जहाँ से भी हुई हो तुम्हारी वजह से हुई हो, तुम ही तो हो मुझे पैदा करने वाली मेरी प्यारी माँ। सुरभि जी जो कहती हैं, मक्खन लगाना बंद करो और हाँ वहाँ पर कुछ मत बोलना, एकदम चुप रहना, क्योंकि तुम जब भी बोलती हो ना चीज़ें हमेशा ख़राब हो जाती हैं। आशी जो कहती है, पनौती समझती हो क्या मुझे? सुरभि जी जो कहती हैं, देखा फिर से कुछ ना कुछ अशब्द बोलना ही रहता है तुम्हें, अब चलो एकदम शांत रहना। और फिर वो उसको दुपट्टा देते हुए कहती हैं, ये लो इसे ओढ़ लो और हाँ अच्छा होगा कि सर पर ही रख लो। आशी जो कहती है, पूजा करने जा रही हो या दुल्हन बनने जा रही हो? सुरभि जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हैं, समझ लो कि दोनों। आशी जो कहती है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, पता नहीं सब क्या करवा रही हो मुझसे, मैं सिर्फ वहाँ पर नाश्ता करने जा रही हूँ, सारा नाश्ता ख़त्म करके वापस आ जाऊँगी। सुरभि जी जो कहती हैं, जब तक मैं ना कहूँ ना हाथ मत लगाना। और ये बोल करके वो उसे अपने साथ नीचे ले आती हैं। वहीं सौरभ जी जो उन तीनों लोगों से बात कर रहे थे, मगर आर्यांश की नज़र तो लगातार डोर पर ही बंधी हुई थी। वो आशी को देखना चाह रहे थे कि कब आशी फिर से वापस आएगी। वहीं सुरभि जी जो आशी को पूरी तरह से तैयार करके नीचे हॉल एरिया में ले आती हैं। जैसे ही वो नीचे आती है, निर्मला जी और सुधांशु जी उसे देखकर एकदम से कहते हैं, ये वही लड़की है। आर्यांश जो हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर सामने की तरफ देखने लगते हैं। सुरभि जी आशी को ठीक आर्यांश के सामने बैठाते हुए कहती हैं, बैठो बेटा। आशी जो कहती है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मुझे नाश्ता के पास बैठना था ना। सुरभि जी जो कहती हैं, चुपचाप से यहीं बैठो, और तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, लोगों के सामने नाश्ता करना है तुम्हें। आशी जो कहती है, चीटिंग नहीं करना, मुझे खाना है, बहुत टेस्टी लग रहा है।
सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ हाँ खा लेना बेटा, लेकिन अभी आराम से बैठो। वो बहुत ही धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। वहीं निर्मला जी जो कहती हैं, कौन सी बातें चल रही हैं, गोपनीय बातें? हाँ, हमसे भी तो कुछ बात करो बेटा। आशी जो कहती है, आपसे क्या बात करूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। जैसे ही आशी ने इतना बोला था, सौरभ जी और सुरभि जी एकदम से आशी को बोलते हुए कहते हैं, इस तरह से बात करते हैं अपने बड़ों से? सौरभ जी भी कहते हैं, आशी इज इट अ बैनर? वहीं निर्मला जी जो कहती हैं, अरे कोई बात नहीं, बात तो सही कह रही है, भला मुझे तो जानती भी नहीं है ये। वैसे मैं बता दूं कि मैं इनकी मम्मा हूँ, आर्यांशी की। आशी जो कहती है, अच्छा। ओ, अभी तक तो वैसे मैंने यही देखा था कि लोग वोट मांगने अपने मेंबर्स के साथ आते हैं, मतलब अपने पॉलिटिकल मेंबर के साथ। पहली बार देखा है अपनी फैमिली के साथ वोट मांगने आया जा रहा है। और ये बोल करके वो हंसने लगती है। वहीं आर्यांश जी जो अपने पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बहुत ही एटीट्यूड वे में कहते हैं, मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं भीख नहीं मांगता। आशी जैसे ये सुनती है वो कहती है, हाँ हाँ, कुछ लोग का प्रोफेशनल तरीका होता है भीख मांगने का। खैर मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रही हूँ। वहीं सुरभि जी उसका हाथ दबाते हुए कहती हैं, चुप हो जाओगी तुम, भगवान के लिए। और वो निर्मला जी से कहती हैं, अरे आप कुछ खाइए तो सही। और वो सुधांशु जी के सामने प्लेट ले जाते हुए कहती हैं, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे भाई साहब। आशी जो धीरे से कहती है, मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। निर्मला जी जो कहती हैं, अब अगर मेरे बेटे को ये पसंद है तो मुझे तो इसमें कोई कमी भी नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक बात रही आजकल की लड़कियों की, वो दिखावटी में कुछ और रहती हैं और पीठ पीछे कुछ और रहती हैं। इसका तो रियल रूप ही मैंने देख लिया है। हाँ, थोड़ी बदमाश सी है लेकिन अच्छी है, मुझे पसंद है। क्यों? और ये बोल कर के वो सुधांशु जी की तरफ देखने लगती हैं। सुधांशु जी भी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आर्यन जी, आपको पसंद है ना? आर्यन जी जो कुछ नहीं बोलते, बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, जिससे सुधांशु जी, निर्मला जी, सौरभ जी और सुरभि सब समझ जाते हैं कि आखिर आर्यांश क्या कहना चाह रहे हैं। समझ नहीं आया था तो सिर्फ आशिक को। आर्यांश अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, मैं निकलता हूँ। हाँ। और ये बोल करके वो वहाँ से उठ जाते हैं। वहीं आशी बेचारी अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर के आर्यांश को देखती है, फिर निर्मला जी को और उसके बाद सुधांशु जी को, और उसकी नज़र फाइनली आ करके नाश्ते पर टिक जाती है। वो बस मन ही मन कहती है, जल्दी से जाएं ये लोग, मुझे भूख लगी है। वहीं निर्मला जी जो खड़ी होती हैं और कहती हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, अब जैसे ही भगवान की कृपा हुई बस दोबारा आना होगा और इस बार आपकी बेटी को ले जाने के लिए आएंगे। सुरभि जी जो कहती हैं, ये तो बहुत बड़ी भाग्य की बात होगी हमारे लिए। सुधांशु जी कहते हैं, अरे भाग्य की बात तो हमारे लिए होगी, हमारे बेटे को फाइनली कोई लड़की पसंद आई, और वो भी ऐसी लड़की जो कि बिल्कुल बिंदास है। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बेटे कितनी यूनिक पसंद है। सुरभि जी जो आशी को देखकर कहती हैं, इसके तो भाग्य खुल जाएंगे अगर इसे आप लोग जैसे फैमिली मेंबर मिलेंगे तो। वहीं निर्मला जी जो आशी के सामने आते हुए कहती हैं, उठो बेटा, मुझे तुम्हें कुछ देना है। आशी जो अपनी नज़र को अभी भी नाश्तों पर ही टिकाई हुई थी, लेकिन अचानक से निर्मला जी के आने पर वह एकदम से खड़े होते हुए कहती है, जी क्या? वो बगल में रखे एक थाल को लेती हैं और आशी के हाथ में थमाते हुए कहती हैं, ये पकड़ो, ये शगुन का सामान है। और ये बोल करके वो उसी थाल में से मिठाई निकाल करके आशी के मुंह में हल्का सा डाल करके कहती हैं, बहुत जल्द हमारे घर में आ जाओ और मुझे एक प्यारी सी बेटी मिल जाए। आशी जो अपने मुंह में मिठाई को स्वाद लेते हुए कहती है, ओके। वहीं आशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे निर्मला जी ये बोल करके उसकी तरफ से बाहर की तरफ घूमी थी कि आशी तुरंत ही उस थाल को रखते हुए कहती है, मम्मी अब खा लूं? सुरभि जी जो कहती हैं, अरे खा लो, लेकिन इन लोग के जाने के बाद। सुधांशु जी और निर्मला जी दोनों ने आशी की बात सुन ली थी और वो आपस में एक दूसरे को देख करके हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। सौरभ जी और सुरभि जी उन दोनों लोग को छोड़ने के लिए चले गए थे। वहीं आशी जल्दी जल्दी उस नाश्ते को करते हुए कहती है, ओह ये गरम गरम समोसे और इसके साथ ये जो लस्सी का मज़ा है, मज़ा आ गया। और वो जल्दी जल्दी समोसा खाती है और उसके बाद कचौड़ी अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मम्मी ये इतनी टेस्टी कचौड़ी किसके लिए बनाई थी तुम? सुरभि जी जो अंदर आते हुए कहती हैं, तुम सारा खा जाओ, एक काम करो, ये जितना भी कुछ रखा है ना सब खा जाओ। आशी जो कहती है, अच्छा पहली बार इतने प्यार से बोल रहे हो
और वो भी खाना खाने के लिए। हमेशा तो कहती थी कम खाया करो वरना मोटी हो जाओगी, फिर कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, ब्ला 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 ब्ला। वहीं सौरभ जी जो कहते हैं अब कुछ नहीं बोलेंगे आपको, अब आपको जैसे रहना आप वैसे रहिए। आशी जो कहती है क्यों? सुरभि जी जो कहती हैं तुम्हें सुनाई नहीं दिया उन्होंने क्या कहा? आशी जो कहती है हाँ वैसे क्या ये क्या नया नाटक है, अभी ये अपने घर में बुला रही थी, बेटी बोल रही थी ऐसे नया एक्टिंग का क्लास खुल गया पॉलिटिशियंस के लिए, ऐसे भी कोई भला वोट मांगता है? मुझे तो लगा था कि पैसे वैसे दे करके आराम से वोटिंग के लिए बात करेंगी, लेकिन नहीं, आपकी बेटी बहुत अच्छी है और भाग्य खुल जाएंगे, ये क्या क्या चल क्या रहा था? सुरभि जी जो कहती हैं मुझे तो लगा था कि तुम बहुत दिमागदार हो। आशी जैसे ही सुरभि जी की बात सुनती है उसके हाथ से कचौड़ी एकदम से नीचे गिर जाता है और वो झटके से खड़ी होती है और बगल में थाल देखती है और फिर अपनी मम्मी को और फिर अपने पापा को और उन लोगों से कहती है क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? सुरभि जी जो कहती हैं मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। सौरभ जी भी वहाँ से जाते हुए कहते हैं जो भी सोच रहे हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हाँ ज़्यादा मत खाना वरना पेट खराब हो जाएगा। वहीं आशी जो कहती है एक मिनट कहाँ भाग रहे हो, एक सुनो सुनो सुनो, और ये बोल करके अपनी मम्मी पापा को रोकते हुए कहती है मम्मी चीटिंग चीटिंग खेला ना तुमने, ये मेरे साथ कुछ स्कैम हुआ है ना, ये क्या बात करके गए ये लोग, मेरे तो दिमाग में नहीं आया। और ये शगुन, ये तो शादी वाला, नहीं 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 नहीं, ये मत बोलना कि ये लोग मुझे शादी के लिए फिक्स करके गए हैं। सुरभि जी जो कहती हैं शादी के लिए फिक्स करने का क्या मतलब होता है, तुम्हें एज अ दुल्हन पसंद करके गए ये लोग। आशी जैसे ही सुनती है वो एकदम से धड़ाम से सोफे पर बैठते हुए कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, इतना बुरा कैसे हो गया मेरे साथ और मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बैठ करके यहाँ कचौड़ियाँ चाप रही हूँ। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया मैं, एक तो बाहर से लड़ कर के आई थी, ऊपर से इतनी गर्मी थी जिसकी वजह से मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। ओह माय गॉड, एक मिनट, लेकिन शादी तो दोनों तरफ से होती है ना, आई मीन ये थोड़ी ना है कि लड़कों वालों को मैं पसंद आ गई तो मुझे भी लड़का पसंद आ जाएगा, मुझे नहीं पसंद है वो। सुरभि जी तुरंत ही उसके पास आती हैं और उसका कान खींचते हुए कहती हैं एकदम चुप, इस बारे में हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए तुम्हें अब इससे शादी करनी होगी। इससे पहले जितने भी लड़कों को मैंने तुम्हें दिखाया था सबको तो ऐसे रिजेक्ट करती गई जैसे तुम कहीं की मल्लिका हुसैन हो। आशी जो कहती है मल्लिका हुसैन हो चाहे ना हो, लेकिन अश्विनी राठौर तो मैं हूँ ना, और वैसे भी मेरा पूरा हक बनता है, मैं जिस लड़के को चाहूँगी उसी लड़के से शादी करूँगी। सुरभि जी जो कहती हैं अच्छा, और वो सौरभ जी को देखकर कहती हैं सुन रहे हैं अपनी बेटी की बात, कितनी पॉलिटिक्स बतिया रही है। आशी जो कहती है अब पॉलिटिशियन से शादी कराने की बात फिक्स करके मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई हो तो पॉलिटिक्स वाली ही बातें करूँगी ना। सुरभि जी जो कहती हैं अपनी माँ से ना ये राजनीति मत खेलो तुम, मुझे सब पता है तुम कितना शादी के लिए किसी लड़के को हाँ करने वाली हो, तुम्हारे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रहा है, तुम्हें एक बड़ा सा बिजनेस खोलना है और उसमें बैठ करके बड़ी सी बिजनेस वुमेन बन जाना है, यही तुम्हारा सपना है। आशी जो कहती है तो इस सपने को पूरा करने में मेरी मदद करो यार, क्या मुझे ऐसे अजीब से इंसान से शादी करा रही हो। सौरभ जी कहते हैं अजीब तो मत ही बोलिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें आप में पसंद किया गया। खैर सुरभि जी आप इस बारे में बात करना छोड़िए और चलिए हम थोड़ा बजट वगैरह को देख लेते हैं, शादी के बारे में हमें पंडित जी से भी बात करना होगा, जल्द से जल्द शादी करवा दे वरना इसका दिमाग घूम गया तो पता नहीं क्या करेगी। आशी जो उन दोनों को जाता हुआ देखकर कहती है भाग जाऊंगी मैं, देख लेना भाग जाऊंगी। सुरभि जी उसको घूम कर देखते हुए कहती है तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। आशी जो कहती है मैं तो हाथ ही नहीं आने वाली, देख लेना तुम। वहीं आशी के कान में लगातार एक आवाज़ गूंजे जा रही थी हेलो हेलो मैडम मैडम, और वहीं आशी जो अपने ख्यालों में लगातार आर्यांश के बारे में ही सोचे जा रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। वहीं बार बार इस तरह से आवाज़ करने पर आशी एकदम से चिल्लाते हुए कहती है क्या है। इस तरह चिल्लाने की वजह से वो ऑटो ड्राइवर थोड़ा पीछे होते हुए कहता है मैडम आप सुन क्यों नहीं रही हैं, उतरना नहीं है आपको। आशी जो कहती है घर आ गया मेरा, वहाँ पहुँचा दिया क्या। वहीं वो ऑटो ड्राइवर जो कहता है हम आधे घंटे से पहुँच गए मैडम, आप उतर क्यों नहीं रही हैं। आशी जैसे ही सुनती है वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है आधे घंटे हो गए, अच्छा अच्छा, और वो तुरंत ही ऑटो से बाहर निकलते हुए कहती है कितना हुआ। वो ऑटो वाला जो कहता है वैसे मैडम हुआ तो सिर्फ 30 ही रुपये था, लेकिन इतना देर बैठने की वजह से 50 लूँगा। आशी जो कहती है अरे तो बैठी हुई थी ना, तुम्हारा पेट्रोल तो खर्च नहीं हो रहा था। वो ऑटो ड्राइवर जो कहता है मैडम आप समझ नहीं रही हैं,
आपकी वजह से मैं 2-3 सवारी को छोड़ दिया। आप 50 रुपये दे दो मैडम। आशी जो कहती है, अरे यार चलो मेरा मूड बहुत अच्छा है, ये पकड़ो 50 रुपये, परेशान नहीं हुआ, ऐश करो। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने घर के अंदर घुस जाती है। वहीं वो जैसे ही घर के अंदर आई थी, तुरंत ही वहाँ पर आए बहुत सारे गेस्ट, जिसके बच्चे आशी के हाथ पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती हॉल एरिया में ले आने लगते हैं। आशी भी दौड़ते हुए उन लोग के साथ आते हुए कहती है, अरे क्या कर रही हो, छोड़ो, हाथ छोड़ो। वहीं वो सारे बच्चे उसको पकड़ के हॉल एरिया में लाते हुए कहते हैं, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। सारे बच्चों को इस तरह अपने गोल गोल घूमते हुए आशी अपने कान पर हाथ रखते हुए कहती है, अब ये क्या नया ड्रामा है। और जैसे आशी अपनी आंखें खोल करके देखती है, वहाँ पर सब लोग उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें काव्या और मिली भी शामिल थी। काव्या जो जोर से आशी को गले लगाते हुए कहती है, ओ माय गॉड, आप बहुत जल्द दुल्हन बनने वाले हो, तुम्हें पता है परसों तुम्हारी हल्दी फिक्स हो गई है। आशी जो कहती है, सुन लिया मैंने, और कुछ। मिली भी आशी को गले लगाते हुए कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा शॉपिंग की है। आशी जो कहती है, ओह कितनी अच्छी है तू। और ये बोल करके वो मिली को हक करते हुए कहती है, ला दे, क्या खरीदी है मेरे लिए। वहीं मिली जो अपने लहंगे को उसे दिखाते हुए कहती है, ये देखो कैसा है। आशी जो कहती है, बहुत अच्छा है, तो ये पहनूंगी मैं। मिली जो कहती है, तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है। आशी जो कहती है, अभी अभी तो तूने बोला कि तूने मेरे लिए शॉपिंग किया है। मिली जो कहती है, हाँ मतलब तेरे हल्दी के लिए शॉपिंग किया है। आशी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बहुत ही कंजूस है यार ये, भग। वहीं काव्या जो कहती है, अरे अब इससे क्यों चाहिए तुझे कोई गिफ्ट, तुझे तो गिफ्ट देने वाला कोई और भी है ना, और अब उनसे बेहतर बेहतर गिफ्ट मिलेंगे तुझे, हमारी कोई औकात नहीं उनके आगे ना। वो जितना अच्छा तुझे गिफ्ट दे सकते हैं भला हम दे पाएंगे क्या। वही आशी जो खुद से ही सोचते हुए कहती है, बात तो सही है, बिना शादी के मुझे पूरा का पूरा कैफे शॉप गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट तो अच्छा ही देते हैं वो। वहीं काव्या उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, ओ मैडम, इतनी जल्दी उनके ख्यालों में गुम भी होना शुरू कर दिया, अभी तो दुल्हन बनी नहीं हो, शादी के बाद क्या होगा। आशी जिसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ब्लश किया था, वो उसकी बात पर अपने पलक को धीरे से नीचे की तरफ झुका लेती है। काव्या को बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आशी कुछ ऐसे रिएक्ट करने वाली है। वो तुरंत ही आशी की कलाई पकड़ती है और उसे हॉल से बाहर ले आती है और उसके साथ उसके ही कमरे की तरफ दौड़ जाती है। वहीं आशी भी उससे पीछे पीछे आते हुए कहती है, आराम से चलना, क्या कर रही है, पैर दर्द हो रहा है मेरा। वहीं काव्या जो उसे रूम के अंदर लाते हुए कहती है, क्यों, क्या किया तूने जिससे तेरा पैर दर्द हो रहा है। आशी जैसे ही सुनती है वो उसके फोरहेड पर मारते हुए कहती है, पागल हो गई क्या, कुछ भी बोल रही है। वो तो बस ऐसे ही दर्द हो रहा है क्योंकि सुबह से बहुत दौड़े भागी हूँ ना। काव्या जो कहती है, अच्छा जी, तो ठीक है, दौड़ना भागना अपना जारी रखिए, क्योंकि शादी के बाद तो तू वैसे भी घर में पैक होने वाली है ना। आशी जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी। काव्या जो कहती है, एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है तेरे साथ, तू माने या ना माने, लेकिन शादी के बाद तू पैक तो हो ही जाएगी। आशी जो कहती है, मैं फुल उधम मचाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। काव्या जो कहती है, तुझे आर्यांशी जी रोक लेंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद तो खुद ही उनसे दूर जाना प्रेफर करेगी, उन्हें देखने से फुर्सत मिलेगी तब तो। आशी जो कहती है, वैसे भी अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज थोड़ी ना है। काव्या जो कहती है, तेरे गालों को देखकर तो लग रहा है कि धीरे धीरे ये अरेंज मैरिज लव मैरिज में कन्वर्ट होती जा रही है। आशी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे यार तू कितना परेशान करती है। काव्या जो से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो आशी थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आशी जो कि अब धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के मिसेस अश्वनी रायज़ादा बनने के लिए तैयार होती जा रही है। आशी जो कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तो सोच रही हूँ मंडप से भाग जाऊँ। काव्या जो कहती है, अच्छा दिख रहा है वो। आशी जो कहती है, देख लेना, पक्का भाग जाऊंगी। वहीं मिली भी उन दोनों को ज्वाइन करती है और आपस में तीनों के तीनों मिल करके बातें करने लगते हैं। वहीं आशी की छोटी मौसी जो कि आशी के दुल्हन बनने की खुशी में सबको पार्टी दे रही थी। वहीं आशी के रूम में भी उसका भाई आता है और एक पिज़्ज़ा के बड़े बॉक्स को लाकर कहता है, ये ले मोटी, खा ले। आशी जो उसके नाक को पकड़ते हुए कहती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बदमाश कहीं का। वो तुरंत ही आशी के हाथ से अपना नाक छुड़ाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी, दीदी मार रही है। आशी जो कहती है, मम्मी के पल्लों में छुपा रह जाएगा हमेशा। और ये बोल करके वो उसे छोड़ती हुई कहती है, भाग जा यहाँ से। आपस में इसी तरह से बात करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं
और अब लगभग रात के 9 बज चुके थे। वहीं मिली जो कहती है, चल मैं घर जा रही हूँ, ठीक है। अब इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सोना होगा ना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चेहरे पर डार्क सर्कल पड़ जाए और फिर उसके बाद मैं शादी में अच्छी ना लगूँ तो। काव्या जो कहती है, देख ले आशी, तेरी शादी है लेकिन तुझसे ज़्यादा इसे अपने स्किन के लिए फिक्र है। आशी जो कहती है, वैसे तुझे क्या लगता है मुझे स्किन पर ऐसा क्या कराना चाहिए कि मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगूं? काव्या जो उसे देखकर कहती है, ओहो तो मतलब आपको खूबसूरत बनना है। मिली भी उसके गाल को खींचते हुए कहती है, आए हाय देखो तो अभी से क्या शर्मा रही है मैडम, और अभी से उनके लिए खूबसूरत बनने की भी तैयारी चल रही है दिमाग में। आशी जो कहती है, अरे वो मतलब नहीं था मेरा, मैं तो ये कहना चाह रही थी। आशी जो बार बार बात को घुमाने की कोशिश करती है, मगर काव्या जो कहती है, बस 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 बहुत झूठ बोली है तूने, बचपन से जानती हूँ तुझे, जब से पैदा हुई तब से। काव्या की बात सुनकर आशी जो कहती है, हाँ हाँ तब से ही ज्ञानी थी ना ये, जो मेरे बारे में सब कुछ जान गई तो। वहीं तभी सुरभि जी जो अंदर आते हुए कहती हैं, आशी सुनो, और वो सबको चुप कराते हुए कहती हैं, शांत हो जाओ। आशी ये लो तुम्हारे ससुराल से फ़ोन है। आशी जैसे ही उस फ़ोन को लेती है, काव्या और मिली दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। वहीं आशी जो कहती है, मम्मी ससुराल तो भी मत बोलो यार। वहीं सुरभि जी जो कहती हैं, चुप रहो, ससुराल ही है तुम्हारा, लो बात करो। सुरभि जी के फ़ोन में वो नंबर निर्मला जी के नाम से सेव था। वहीं आशी जो कान पर फ़ोन लगाती है और धीरे से कहती है, हेलो। वहीं सुरभि जी उससे कहती हैं, प्रणाम करो। आशी जो कहती है, हाँ कर रही हूँ ना। और फिर वो कहती है, प्रणाम आंटी जी। वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आंटी नहीं, आंटी को औलाद बात कर रहा हूँ। वहीं आशी जैसे ही आर्यांश की आवाज़ सुनती है, उसे अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, ओह अच्छा तो मेरा प्रणाम वापस करिए। दूसरी तरफ से आर्यांश जो कहते हैं, प्रणाम वापस नहीं किया जाता है, वैसे अगर प्रणाम कर ही लिया है तो आशीर्वाद है, शीघ्र ही गर्भवती भव। जैसे ही आशी ये सुनती है, वो एकदम से अपने कान से फ़ोन को हटाते हुए कहती है, छी। और फिर से वो अपने हाथ में लिए फ़ोन को कान पे लगाते हुए कहती है, ये बहुत ही बेकार सा आशीर्वाद था, मुझे नहीं चाहिए। आर्यांश जो कहते हैं, ये तुम्हारे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, क्योंकि इस पर मेरा कंट्रोल है। आशी जो एकदम से अपनी आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, हे भगवान। वहीं दूसरी तरफ से आर्यांश जी जो कहते हैं, मुझे मिलना है। वहीं आशी जिसकी नज़र अपने अगल बगल जाती है, जहाँ काव्या, सुरभि जी और वहीं मिली तीनों मिल करके उसे घूरे जा रहे थे। आशी जो तुरंत ही वहाँ से थोड़ा स्पेस लेती है और रूम के कॉर्नर साइड में आते हुए कहती है, अभी मिलना है। दूसरी तरफ से आर्यांश जी जो कहते हैं, अभी इसी वक्त मिलना है मुझे, अपने घर के बाहर आओ, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। आशी जो कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है, परसों मिलेंगे ना? नहीं, मुझे इसी वक्त मिलना है। आशी जो कहती है, क्यों, क्रेविंग हो रही है मुझसे मिलने की? आर्यांश अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, मेरे सामने इस वक्त मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, क्या चाहती हो, पूरा एक्सप्लेनेशन दो तुम्हें? आशी जो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ इतने सारे लोगों के सामने इतना गंदा सा आशीर्वाद दे दिया आपने। आर्यांश जी जो आशी की बात सुनकर कहते हैं, दादी ने बोला तो मैंने बोल दिया। वेल इतना भी बुरा आशीर्वाद नहीं है वो। आशी जो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, अच्छा कहाँ मिलना है? आर्यांश जो कहते हैं, जहाँ हम एक बार पहले भी मिल चुके, एग्जैक्टली वहीं पर। आशी जो कहती है, आप उस ब्रिज की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप मुझसे? आर्यांश जी जो कहते हैं, जी हाँ वहीं पर 5 मिनट के अंदर पहुँची वहाँ पर। आशी भी उनकी बात मानते हुए कहती है, हाँ आती हूँ। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देती है और वो जैसे ही पीछे की तरफ घूमती है, वो देखती है कि यहाँ पर काव्या, मिली और सुरभि जी तीनों मिल करके उसकी बातें सुन रहे थे। आशी जो तुरंत ही सुरभि जी को फ़ोन देते हुए कहती है, क्या ऐसे क्या घूर रही हैं? और वो काव्या और मिली के सर पर मारते हुए कहती है, तुम दोनों भी क्या घूर रहे हो? काव्या और मिली दोनों सुरभि जी को गले लगाते हुए कहती हैं, देख लीजिए आंटी, अब आपकी बेटी आपकी नहीं रही, ये किसी और के हाथों में जा चुकी है। सुरभि जी भी उन दोनों की बात को मानते हुए उन दोनों को अपने गले से लगाते हुए कहती हैं, सही कह रही हो, अब मुझे लगता है कि आशी मेरी बेटी नहीं रह गई, अब वो किसी और की हो चुकी है। अब तो तुम ही दोनों हो मेरी सहारा। आशी जो कहती है, हो गया आप लोग का ड्रामा, मुझे बाहर जाना है। सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ जाओ, तुरंत जाओ।
आशी जो कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से जाना है 5 मिनट बाद। काव्या जो सुरभि जी को देखकर कहती है, देखिए आंटी अभी से मिलना जुलना चालू हो गया। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो ये आपसे वापस मिलने भी आएगी। आशी इस बात पर कहती है, अच्छा तो तुम्हारी आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होंगी। क्यों मम्मी, है ना, तुम्हारे सर पर तो मैं बोझ बन गई थी, तुम्हारे को तो बस मुझे किसी भी हालत में इस घर से बाहर निकालना था। सुरभि जी जो काव्या और मिले को छोड़ती हैं और आशी के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम एक माँ के दिल से पूछो, जब वो अपनी बेटी को विदा करती है तो उसका क्या हाल होता है। ये कैसे सोच लिया तुमने कि मेरा दिल करता था कि तुम्हें अपने घर से बाहर कर दूँ। ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन सोसाइटी के बारे में सोचना हमारी भी जिम्मेदारी होती है, अगर इस सोसाइटी में रहना है तो। आशी जो कहती है, ये कौन सी सोसाइटी है जो सिर्फ बेटियों को ही अपने परिवार वालों से अलग करती है, बेटों को तो नहीं अलग करती, इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी मैं। खैर इस बारे में अब आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बोल करके वो सुरभि जी के साइड से अपने रूम में चली जाती है। आइए जानते हैं आखिर क्यों बुलाया था आर्यांश जी ने आशी को, और क्या बात करनी थी आर्यांश को, वो भी इतने रात में। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या एक्सेप्ट करेगी अब आशी आर्यांश को एज अपने लाइफ पार्टनर। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।